आज हम लोग कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो एक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक, जर्नलिस्ट और समाजवादी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनकी पुस्तक दास कैपिटल जो 4 वॉल्यूम में है और जिसमें इन सभी विविध आयामों पर बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। हम उनमें से केवल उनके आर्थिक विचारों को यहाँ बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे और जिसके आधार पर एक तरह से आर्थिक विकास का एक सिद्धांत बनता है। हम इस सिद्धांत के संदर्भ में जो कार्ल मार्क्स की मान्यताएं या एजम्पशंस हैं उनको बहुत संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि बीच बीच में उनका हम लोग उल्लेख करेंगे। और वो मान्यताएं या एजम्पशंस इस रूप में हैं कि समाज 2 वर्गों में विभाजित है और ये 2 वर्ग हैं, एक बोर्जियस और दूसरा है प्रोलेटेरिएट। एक वर्ग को हम एक तरह से पूंजीपति वर्ग कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग है ये, और दूसरे वर्ग को हम श्रमिक वर्ग या सरबराह वर्ग के रूप में जानते हैं। दूसरा ये उन्होंने बताया कि जो श्रमिकों को मजदूरी मिलती है वो उनके सब्सिस्टेंस लेवल या उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है। मार्क्स रिकार्डो और एडम स्मिथ के जो मजदूरी के बारे में सिद्धांत हैं, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू कि वस्तुओं का मूल्य उसमें लगे हुए श्रम के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, उसमें विश्वास रखते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व है। पूंजी को उन्होंने 2 रूप में देखा है, एक को उन्होंने कांस्टेंट वेरिएबल कहा, कांस्टेंट कैपिटल, और दूसरे को वेरिएबल। उसकी व्याख्या हम लोग आगे कर लेंगे। श्रम को होमोजीनियस माना गया, अर्थात जो भी श्रम है वो एक जैसे हैं, समरूप हैं। और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वर्तमान है और राष्ट्रीय आय जो है ये 2 भागों में विभाजित की जाती है या होती है। एक भाग श्रमिक को मिलता है जिसे हम मजदूरी कहते हैं, और दूसरा भाग पूंजीपतियों को मिलता है जिसे हम प्रॉफिट या लाभ कहते हैं। तो हमने एजम्पशंस के रूप में कुछ बातें कही हैं और उनकी व्याख्या हम बीच बीच में करते रहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा इतिहासकार, बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा सामाजिक क्रांतिकारी, और इन सारे अपने ज्ञान को उसने अपने आर्थिक सिद्धांत में डालने का प्रयास किया है। और उस दृष्टि से हम उसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कहता है, दूसरा जो है हिस्टोरिकल स्टेजेज ऑफ ग्रोथ के बारे में वो बताता है कि प्रारंभ काल से जब से ये समाज उत्पन्न हुआ है तब से अगर हम देखें तो एक नियमित क्रम होता है विकास का, और उस विकास की प्रक्रिया को उसने ऐतिहासिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा है। और उसने ये भी दिखाने का प्रयास किया है, वो कहते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं ये सारी घटनाएं आर्थिक पहलू से निर्धारित होती हैं, उससे प्रभावित होती हैं। और इस प्रकार से हर ऐतिहासिक क्रम के पीछे कोई न कोई आर्थिक घटना ही जिम्मेदार होती है। और इस रूप में उन्होंने
आर्थिक विकास की इस अवस्था को 5 भागों में विभाजित किया था। पहली अवस्था को वो कहते हैं वो प्रिमिटिव स्टेज है। तो प्रिमिटिव स्टेज का मतलब जो है एक तरह से जो हमारा आदिम काल है और जिसमें एक तरह से मनुष्य का विकास नहीं हुआ होता है, तो वो स्थिति है। दूसरी स्थिति में हम लोग जो है स्लेवरी की स्थिति में आते हैं, गुलामी की स्थिति वाली स्थिति होती है। तीसरी स्थिति में फ्यूडलिज्म आता है जो सामंतवाद की स्थिति है, और सामंत के बाद फिर पूंजीवाद आता है चौथी स्थिति में, और पूंजी के बाद वो कल्पना करता है कि समाजवाद आता है, सोशलिज्म आएगी आती है। तो इस प्रकार से उसने अपने जो ऐतिहासिक अवस्थाएं विकास की बताई हैं उसको उसने 5 भागों में बता के अंततः ये दिखाने का प्रयास किया है कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद आता है, और जो स्थितियां समाज में आर्थिक घटनाएं घटती हैं उनके परिणाम स्वरूप इस तरह की परिस्थितियां या इस तरह की अवस्थाओं उत्पन्न होती हैं। और अब मूलतः जो आर्थिक विकास के सिद्धांत पर हम लौटें तो जो उसका मुख्य जोर है वो है थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा मूल्य जो अतिरिक्त है, तो ये मूल्य अतिरेक या अतिरेक मूल्य का सिद्धांत है जो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक देन है उसकी, और उसी पर सारा उसके आर्थिक विकास और समाजवाद की सारी क्रियाएं जो हैं उसी पर आधारित हैं, और इस रूप में इसकी व्याख्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मार्क्स है उसका जो विचार है वो ये है कि केवल श्रमिक ही ऐसा है जो अतिरेक मूल्य का सृजन करता है। अतिरेक मूल्य का मतलब ये हुआ कि जितना लागत लगती है उसकी तुलना में अतिरिक्त उत्पादन करता है, और ऐसा केवल श्रमिक ही कर सकता है। उत्पादन के किसी अन्य साधन में ये क्षमता नहीं होती। और वो ये कहता है कि पूंजी और जो अन्य मटेरियल लगते हैं उत्पादन की प्रक्रिया में वो भी श्रमिक के द्वारा ही उत्पादित होते हैं, और जो उनका मूल्य इनहेरेंट है, जो उनका अंतर्निहित मूल्य है, वो श्रम द्वारा ही इसके पिछले समयों में उत्पादित किया गया है। और वे एक तरह से मशीनें और इस तरह के जो अन्य कैपिटल गुड्स है ये अतिरिक्त मूल्य का निर्माण या सृजन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स ये कहते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि मार्क्स ये कहता है कि वास्तव में वस्तुओं के मूल्य जो हैं वो उसमें लगे हुए श्रम के मूल्य के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, कितना श्रम घंटे समय उसमें लगा है। इसी प्रकार से सारी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होने चाहिए, और ये सिद्धांत जो रिकार्डो और आडम ने दिया था उस पर वो विश्वास करते हैं और कहते हैं यही लागू किया जाना चाहिए किसी वस्तु का मूल्य या किसी श्रमिक का मूल्य निर्धारित करते समय। और इस रूप में वो ये कहते हैं कि वास्तव में होता क्या है कि कैपिटलिज्म में जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उन पर जो है पूंजीपतियों का अधिकार होता है, और पूंजीपति जो है वो उस अपने उत्पादन के साधनों का जो लाभ है वो ग्रहण करते हैं। और इस रूप में वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि श्रमिक में ही अतिरिक्त मूल्य सृजन करने की क्षमता है, और श्रमिक जो है अतिरिक्त मूल्य सृजित करता है। और बाज़ार में जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनका जो मूल्य होता है, अर्थात उनका एक विशेष मूल्य होता है, और जितना मूल्य होता है उनका वो श्रमिक के द्वारा ही सृजित होता है। इस नाते वो श्रमिक को मिलना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि पूंजीपति जो है वो इसको श्रमिकों को नहीं देता, और श्रमिकों की मजदूरी जो है केवल उतनी दी जाती है जो उनके जीने के लिए आवश्यक है, ताकि वो जीते रहें और आने वाले समयों में काम करने लायक बने रहें। तो जो जीवन निर्वाह स्तर सब्सिस्टेंस लेवल है वो बहुत कम होता है, और जो वस्तु का मूल्य है वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है जिसे हम अतिरेक मूल्य वो कहता है, वो कहते हैं कि वो पूंजीपति जो है वो श्रमिकों से एक तरह से छीन लेता है, जबकि ये श्रमिक को मिलना चाहिए। और इसी को उन्होंने सरप्लस वैल्यू का नाम दिया है, अतिरेक मूल्य का नाम दिया है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि पूंजीवाद में जो श्रमिक उत्पादन करता है उस श्रमिक को वो चीज़ मिलती नहीं जो वो उत्पादित करता है, उससे कम दिया जाता है, केवल जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दिया जाता है। और जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो उसको पूंजीपति जो है वो हड़प लेता है,
और जिस पर श्रमिक का हक था वो पूंजीपति ले लेता है। और इस प्रकार से जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य है, जिसका सृजन श्रमिक करते हैं और जिन पर उन्हीं का हक होना चाहिए, उसको पूंजीपति ले लेता है। और इस प्रक्रिया में मार्क्स जो है कई प्रकार के, जो अभी हमने बताया था कि 2 प्रकार के पूंजी का उल्लेख करते हैं, और इसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कैपिटल 2 तरह की होती है। एक कैपिटल को हम कांस्टेंट कैपिटल कहते हैं और दूसरे को हम वेरिएबल कैपिटल कहते हैं। और मार्क्स जो है कहते हैं कि जो पूंजीगत मशीनरी है आदि जो पदार्थ जो उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के अतिरिक्त लगते हैं, उनको वो स्थिर पूंजी मानता है, कांस्टेंट, और जो श्रम लगता है उसको वो वेरिएबल या मानता है। और इस प्रकार से जो कुल लागत है वो C+V होनी चाहिए, और जो बाज़ार में मूल्य होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। तो जो मूल्य होता है, इस प्रकार से उन्होंने एक तो C की बात करी, वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी, और दूसरा है वेज पेड टू द लेबरर्स, इसको V कहते हैं। और इन दोनों जो गैप होता है, कुल जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट जो है ये तीनों का योग होता है। जैसे ये C है कांस्टेंट, ये है V है, और इसमें जो S लगता है ये कुल उत्पादन की ये वैल्यू है। और इस वैल्यू में से ये हिस्सा ये पूंजीपति ले लेता है, और इस प्रकार से ये सरप्लस वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो कुल मूल्य है वो C+V+S है, और इस टोटल वैल्यू में से जो पूंजी जो पारिश्रमिक दिया जाता है मजदूर को वो है V, और ये जो V की राशि है ये उसके सब्सिस्टेंस लेवल या जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होती है। तो इस रूप में 3 प्रकार के वो पूंजी का 2 प्रकार की पूंजी का उल्लेख करता है, उसके साथ सरप्लस वैल्यू का उल्लेख करता है। और ये सरप्लस वैल्यू जो है वो टोटल आउटपुट में से, जैसे ये है हमारा टोटल आउटपुट या जो टोटल वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट है, उसमें से जब हम C+V घटा देते हैं, ये कर देते हैं, ये टोटल आउटपुट है, तो ये यस मिल जाता है। तो इस प्रकार से यस जो है ये वो कुल आय जो उसको मिलती है, उसमें से जब हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल पूंजी को घटा देते हैं। ध्यान रहेगा कि वेरिएबल पूंजी वो पूंजी है जो श्रमिकों को मजदूरी के रूप में उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है। तो इस प्रकार से सरप्लस वैल्यू को वो परिभाषित करते हैं। और अब आप आइए तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा हमारा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। हम इस क्रम में चल रहे हैं। पहले हमने एजम्पशंस पढ़ी हैं, हिस्टोरिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ पढ़ी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पढ़ी है, और इसी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के आधार पर आगे हम चौथे पॉइंट पर जा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर में जैसा कि हमने पहले ही कहा कि मार्क्स ये मानते हैं कि श्रमिक जो उत्पादन करता है, श्रमिक ही सृजित करता है सारा उत्पादन या क्रिएट करता है, और जितनी वस्तु की वैल्यू बाज़ार में मिलती है वो सब श्रमिक को मिलनी चाहिए, श्रमिक को नहीं दी जाती, श्रमिक को केवल जीवन स्तर के बराबर दिया जाता है। तो उसके कहने का मतलब है कि जो सरप्लस वैल्यू जिसको हम कह रहे हैं, जो अतिरिक्त मूल्य है जो श्रमिक को नहीं मिलता है, वो उसको मिलना चाहिए। और अगर उसको नहीं दिया जाता, उस पर उसका हक है, तो इसका मतलब है कि श्रमिकों का पूंजीपति जो है वो शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है, और ये शोषण सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से होता है। जितना अतिरिक्त मूल्य होगा जिसको पूंजीपति ले लेता है, और जो श्रमिक का हक है, जैसा कि मार्क्स कहते हैं, इसलिए ये एक तरह से उनका शोषण हुआ। और ये शोषण को उन्होंने दिखाने का ये प्रयास किया है कि इस प्रकार से ये शोषण होता है। और इस प्रक्रिया में वो ये कहते हैं कि हमें ये देखना है कि शोषण कितना होता है, और इस संदर्भ में फिर वो शोषण की दर निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस रूप में थियरी में इन्होंने सरप्लस वैल्यू के थियरी में रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन निकालने का प्रयास किया है। और इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द थियरी
उन्होंने 3 टाइप के रेट्स बताए हैं। एक रेट्स को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, देखिए 3 रेट्स उसने बताए हैं एक्सप्लॉयटेशन के संदर्भ में, और इन तीनों की व्याख्या बड़ी आवश्यक हमारे लिए है। एक है एक्सप्लॉयटेशन रेट इज इक्वल टू S/V। S जो है ये सरप्लस वैल्यू है, और V जो है ये वेरिएबल कास्ट है, या वेरिएबल कास्ट का मतलब वो जो श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर जो मजदूरी दी जाती है उसे हम V कहते हैं। तो होना ये चाहिए था कि उसको जो V है और जो S है, S+V दोनों मिलना चाहिए था, और S पर भी श्रमिक का ही हिस्सा है, वो हक है, और S को वो डकार लेता है पूंजीपति, और इस नाते कहते हैं कि जितना मिलता है वो V है, और जितना वो हड़प लेता उतना S है। तो हड़पता कितना है, V पर कितना हड़पता है, S के बराबर। तो हड़पने या शोषण की जो दर है वो क्या है, वो S/V है। तो S/V को वो एक्सप्लॉयटेशन की दर कहते हैं। यहाँ S का मतलब सरप्लस वैल्यू से है, और सरप्लस वैल्यू वही है जो अतिरिक्त मूल्य वो सृजित करता है, और जो उसे मिलता नहीं है उसको केवल उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर ही मिलता है। तो ये शोषण की दर है, एक शब्द यूज करते हैं वो अपने इस विश्लेषण में। और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। एक विशेष शब्द है जिसको उन्होंने प्रयोग किया, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल 2 तरह की होती है, एक वेरिएबल होती है और एक कांस्टेंट होती है। दोनों पूंजियों का क्या अनुपात है उत्पादन की प्रक्रिया में, उसको उन्होंने कहा कि ये संगठक अंग हैं पूंजी के दोनों, और दोनों का जो अनुपात है इसी अनुपात को उन्होंने कहा कि ये पूंजी की जैविक संरचना है। और इस संरचना में को उन्होंने C/V का नाम दिया, जिसमें कांस्टेंट कैपिटल ऊपर है जो पूंजी और अन्य पदार्थों के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, और V वो राशि है जो श्रमिकों को उनके जीवन स्तर के बराबर मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है, और दोनों के अनुपात को हम लोग ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कहते हैं। और अब उन्होंने रेट ऑफ प्रॉफिट की चर्चा की। हम जानते हैं कि प्रॉफिट वही है जो S है, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू जो है वो पूंजीपति को मिलने वाला अतिरेक है, और ये उसका लाभ है। और इस रूप में अगर हम लाभ की दर निकालें, रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसको वो R से डिनोट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि S जो है वो लाभ है, और जो पूंजी लगी है उत्पादन प्रक्रिया में वह C+V है। तो C+V कुल लागत है, टोटल कास्ट है, और इस टोटल लागत पर जो सरप्लस मिलता है, जो सरप्लस वैल्यू है वो लाभ है। और अगर लाभ की दर निकालें तो लाभ बटा कुल पूंजी, और लाभ बटा कुल पूंजी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे के चरण में वो कहता है इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। और किया क्या कि ऊपर के हिस्से जिसको हम अंश कहते हैं, और नीचे का हिस्सा जिसे हमारे डिनोमिनेटर कहते हैं, दोनों को V से भाग दे दिया। और हम जानते हैं कि किसी भिन्न को हम ऊपर अंश और हर दोनों पक्षों को अगर किसी भी संख्या से भाग दें तो वो परिणाम ज्यों का त्यों रहता है, इस नाते कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने S में V से भाग दे दिया, और नीचे C में V से भाग दे दिया, V में V से भाग दे दिया, V कट के 1 हो जाएगा, ये C/V बचेगा, ये S/V बचेगा। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं S/V 1 + C/V। तो ये 1 इधर था, हमने सुविधा के लिए पहले कर दिया है, प्लस से जुड़ना, इस नाते इसको हम बदल सकते हैं। आप चाहें तो C/V + 1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से रेट ऑफ प्रॉफिट को उसने इस रूप में परिभाषित किया, और जो कंक्लूजन निकला वो ये, और जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट है या जो सरप्लस वैल्यू है उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं ये इसी प्रक्रिया में है। रेट ऑफ प्रॉफिट में इनमें कहीं भी परिवर्तन, जैसे ऊपर परिवर्तन होगा तो भी रेट ऑफ प्रॉफिट परिवर्तित हो जाएगा, नीचे परिवर्तन होगा तो भी हो जाएगा। जैसे अगर S बढ़ता है तो लाभ की दर बढ़ जाएगी क्योंकि ऊपर है वो, और नीचे के हिस्से में C या V में से कोई घटता बढ़ता है, अगर घटता है तो बढ़ जाएगा, ये V जो है इसको भाग दे देगा, और ये भागफल जो है अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये राशि बड़ी हो जाएगी, और ऊपर जो है वो उस पर प्रतिफल पर उसके असर पड़ेंगे। इसी प्रकार से C में परिवर्तन होता है,
सी के बढ़ने पर लाभ की दर घटेगी, सी के घटने पर लाभ की दर बढ़ेगी। इसको हम आगे की प्रक्रिया में जहाँ उपयोग ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो एक्सप्लॉयटेशन की दर की बात करता है और एक्सप्लॉयटेशन के माध्यम से वह इन 3 दरों का उल्लेख करता है। तो एक हो गया रेट ऑफ प्रॉफिट, ऊपर है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, और तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन का रेट। और ये तीनों उन्होंने बता दिया है। और इस आधार पर अब वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि रेट ऑफ जो एक्सप्लॉयटेशन है वो एस है, S/V है, और जो ये है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल वो C/V है। और इस प्रकार से यही दोनों शोषण की दर को प्रभावित करेंगे, और इसमें अगर कहीं भी परिवर्तन होगा तो शोषण की दर वो प्रभावित होगी। और ऐसा करने के लिए पूंजीपति जो है वो क्योंकि अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, इस नाते वो ऐसा कुछ करेगा ताकि जो है उसकी लाभ की दर बढ़ जाए, और क्योंकि वही उसका उद्देश्य है, जैसे कैसे भी बढ़ेगी वो उसे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और अपने इन जो उन्होंने 3 ये दरें बताई हैं, इन दरों के माध्यम से वो समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं पूंजीपति जो है वो अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करता है, और बढ़ाने के लिए वो 3 तरीके अपना सकता है। एक तरीका ये अपना सकता है कि वर्कर्स के जो वो है पीरियड्स ऑफ वर्क जो है, आवर्स ऑफ लेबर जो है, ये श्रमिकों से ज़्यादा काम ले सकता है। और अगर वो ऐसा करे तो उसी मजदूरी से जो उसके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर है, उससे वो ज़्यादा घंटे काम लेके अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है, और इस प्रकार से अपने लाभ की दर को बढ़ा सकता है। और ये प्रयास वो करते हैं अपने लाभ की दरों को बढ़ाने के लिए। और ये एक तरह से श्रमिकों का शोषण हुआ, क्योंकि मजदूरी नहीं बढ़ाई गई और काम उनसे ज़्यादा लिया गया। और दूसरा ये हो सकता है कि वो मजदूरियों को बिलो सब्सिस्टेंस लेबल कर दें, जो जितनी मजदूरी वो पहले दे रहे थे उससे भी घटा दें। तो सब्सिस्टेंस लेवल से नीचे अगर मजदूरी कर दें तो भी उनके लाभ बढ़ जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन ये 2 तरीके जो हैं ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लागू किए जा सकते, और बहुत अल्पकालिक ये उपाय हो सकते हैं, या इनके माध्यम से लाभ को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और जो लाभ बढ़ाने का असली तरीका है वो ये है इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और ये प्रोडक्टिविटी लेबर जो है ये टेक्नोलॉजी से बदलेगी, और ये उन्नत मशीनों से बदलेगी। तो इसलिए पूंजीपति जो है का मुख्य ध्यान जब लाभ के बढ़ाने पर होगा तो वो नई टेक्नोलॉजी खोजेगा, उन्नतशील या उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग करेगा, और इस प्रकार से उत्पादन की लागत को घटाएगा और श्रम की इफ़िशियंसी की उसकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से, और ये जो है ये दीर्घकालिक उपाय हो सकता है, और ये लाभ को बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय तो 3 हैं, लेकिन सबसे प्रमुख उपाय ये नीचे वाला है, और जो पूंजीपति अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अख्तियार करेगा। और ऐसी स्थिति में जब वो ये इस तरीके का अपनाएगा तो हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट कैपिटल है उसका हिस्सा बढ़ेगा, जो यहाँ पर है C। तो अगर और इस प्रक्रिया में, क्योंकि वो लाभ को निरंतर अपने बढ़ाने का प्रयास करता है, और उस बढ़ाने के लिए की प्रक्रिया में क्योंकि वो सबल है, और जो दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग, वो सरबराह वर्ग जो है वो दलित है, वो दबा हुआ शोषित है, चाहे जितनी मजदूरी पर आप उससे काम ले सकते हो। और पूंजीपति जो है अपना लाभ बढ़ाने के चक्कर में श्रमिकों का हर तरह से शोषण करता है और अपनी लाभदायकता को बढ़ाने का हर प्रयास करता है। और उस प्रयास में अगर काम के घंटे बढ़ाता है तो भी श्रमिक का शोषण है, और अगर सब्सिस्टेंस लेवल से नीचे मजदूरी देने का प्रयास करता है तो वो भी शोषण है उसका। और तीसरी जो है स्थिति, उसमें टेक्नोलॉजी का जब वो प्रयोग करता है तो वहाँ भी एक तरह से श्रम का शोषण होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है
या जो नई मशीनें को उपयोग होंगे ये श्रम को सब्स्टिट्यूट करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो मशीनें लगती हैं वो श्रम की तुलना में ज़्यादा इफ़िशियंट होंगी और अब श्रमिकों की ज़रूरत कम होगी और मशीन ज़्यादा लगेगी। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को उत्पादन कार्य से निकाला भी जा सकता है, तो निकाला जाएगा। और ऐसी स्थिति में हर तरह से ये श्रमिकों का शोषण होगा और इस शोषण की प्रक्रिया में उत्पादक जो है वो सब कुछ करेगा जिससे वो अपने लाभ को बढ़ा सके। और इस दृष्टि से अब जो स्थिति आएगी वो इस प्रक्रिया में एक चौथा पॉइंट जो होता है वो है कैपिटल एक्युमुलेशन का। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर की प्रक्रिया में अब पूंजीपति का जो मुख्य जोर होगा वो लाभ को अधिकतम करना होगा। और इस लाभ के अधिकतमीकरण की प्रक्रिया में वो जो है पूंजी का संचय करेगा, संचय को बढ़ाएगा। तो ये कैपिटल एक्युमुलेशन अगला पॉइंट होगा। पूंजी का संचय, बढ़ता हुआ पूंजी को संचय में अभिवृद्धि करेगा वो, और इस प्रक्रिया के माध्यम से वो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा और वो हर हथकंडे, हर उपाय अपनाएगा जिससे वो पूंजी को प्राप्त करे। और क्योंकि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता है, पूंजीपति थोड़े हैं और पूंजीपतियों में आपस में प्रतियोगिताएं होंगी, और जो सबल होगा वो बाज़ार में रहेगा, जो निर्बल होगा बाज़ार से आउट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस धन के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में पूंजीपति वर्ग में भी जो कमज़ोर पूंजीपति वर्ग होगा वो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर जाएगा। और जब बाहर जाएगा, क्योंकि दो ही वर्ग हैं, पूंजी वर्ग से अगर वो बाहर निकलता है तो वो श्रमिक वर्ग में जाके जुड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में श्रमिकों की मात्रा बढ़ेगी एक प्रक्रिया में, इस कैपिटल एक्युमुलेशन में। तो इस कैपिटल एक्युमुलेशन में ये होगा। और क्योंकि इस कैपिटल एक्युमुलेशन में हाई प्रॉफिट के चक्कर में ये पूंजीपति बाहर होंगे और श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है बहुत थोड़े से हाथों में धन का केंद्रीकरण या पूंजी का संचय होना शुरू हो जाएगा। तो पूंजीपतियों की संख्या जो है वो घटेगी और थोड़े से हाथों में पूंजी का संचय होगा। और एक तरह से मिनिमम वेज जितना कम से कम वो दे सकते हैं वो श्रमिकों को दोगे, और पूंजी का जो लाभ है, यश है, उसको अधिक से अधिक करके वो उसको अपने पूंजी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और इस प्रक्रिया में जो धन का केंद्रीकरण होगा वो श्रमिकों के शोषण के माध्यम से होगा, और दूसरी ओर सरप्लस वैल्यू बढ़ती जाएगी और उससे पूंजीपतियों का जो भाग है वो बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ हम लोग यहाँ भी ये भी देख लें कि पूंजीपतियों की कैपिटल निरंतर बढ़ती जा रही है, तो पूंजी की पूर्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी ओर एक और प्रक्रिया शुरू होगी, और वो प्रक्रिया ये शुरू होगी कि जब श्रमिकों के वेतन घटेंगे या श्रमिकों को मजदूरियाँ कम मिलेंगी तो उनके आय घट जाएंगे। दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग का एक हिस्सा बाहर हो गया जो श्रमिक वर्ग की श्रेणी में शामिल हो गया, तो समझ होगा ये कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्युमुलेशन के रूप में होगा, पूंजी संचय के रूप में होगा, और उधर वस्तुओं की मांग घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वर्ग की आय जो वस्तुओं को खरीदने वाला है वो घट जाएगी। और जो थोड़े से पूंजीपति वर्ग हैं, धनी वर्ग हैं, वो संचय में लग जाते हैं। तो एक तरह से पूंजी की पूर्ति बहुत अधिक हो जाती है और वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, और पूंजी की पूर्ति अधिक है और पूंजी की मांग नहीं है, तो वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इस समस्याओं का जो एक नया रूप आएगा वो ये आएगा कि कैपिटल एक्युमुलेशन के इस प्रक्रिया में अगला चरण जो होगा वो ये होगा कि श्रमिक की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि पूंजीपति जो है वो श्रमिकों की लाइन में आएंगे जो प्रतियोगिता में बाहर हो जाएंगे। दूसरे ये कि जब अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग होगा तो जो श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया में लगे थे वो भी बाहर हो जाएंगे। तो और इसी के साथ साथ श्रमिकों की जो जनसंख्या बढ़ती है, इस बढ़ी हुई जनसंख्या को भी कहीं काम नहीं मिलने वाला है। तो हर स्थिति में बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी और इतनी हो जाएगी कि मार्क्स उसे नाम देता है और वो कहता है एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी खड़ी हो जाएगी।
तो जानबूझ के ये नाम दिया है, आर्मी का नाम दिया, और ये आर्मी इंडस्ट्रियल है और इसके पीछे छिपा हुआ है कि ये बेरोजगारों की आर्मी है। तो इस प्रकार से ये जो आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया में जिसमें पूंजीवाद डेवलप हो रहा है और जिसमें वो सरप्लस वैल्यू के माध्यम से धन का एक्युमुलेशन संचय करता जा रहा है, और दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग जो बड़ा वर्ग है वो पिछड़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग का भी एक हिस्सा श्रमिक वर्ग में सम्मिलित होता जा रहा है। और इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि इस प्रकार से एक ओर तो बेरोजगारों की एक फ़ौज खड़ी होगी, इंडस्ट्रियल फ़ौज जिसको उसने नाम दिया, और इस प्रकार जब ऐसा होगा तो इस प्रक्रिया में क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी और मशीनों के नए नए प्रयोग के चक्कर में जो है श्रमिकों बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार से इनकी आर्मी बढ़ती जाएगी, और जो पूंजी का जो संकेंद्रण है, धन का संकेंद्रण है, वो कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में होता चला जाएगा। और हमने देखा है कि मांग की कमी होगी और अंततः परिणाम ये होगा कि उत्पादन पर घटने का असर पड़ने लगेगा। तो धन का संचय तो पूंजीपति करेंगे, लेकिन वस्तुओं की मांग बाजार में घटना शुरू हो जाएगी, और जिसका उत्पादन पर एक बहुत भारी दबाव या प्रभाव पड़ेगा। तो इस रूप में जब ये स्थिति ये होगी, अब जो परिस्थिति है वो ये है कि थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या समझिए राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा उनके हाथ में पूंजी के रूप में चला गया। एक तरफ इंडस्ट्रियल आर्मी, रिजर्व आर्मी जो है आरक्षित, ये एक बड़ी आर्मी के रूप में बेरोजगारों का जो एक बड़ा समुदाय तैयार हो गया, और दूसरी तरफ उत्पादन की प्रक्रिया में ह्रास होने लगा, उत्पादन गिरने लगा, लाभ की दरें गिरने लगी। और जब ऐसा होने लगेगा तो वैसी स्थिति में रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फॉलिंग होने गिरेगी, तो ये फॉलिंग ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो शुरू हो जाएगी। तो लाभ गिरने लगेंगे, धन तो है उनके पास लेकिन वो धन काम नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्युमुलेट करते जा रहे हैं और बाज़ार में मांग नहीं हो रही है, क्योंकि अधिकांश जनता जो है वो बेरोजगार है, उसके पास क्रय शक्ति का अभाव है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लाभ की दरें गिरेंगी। और इस प्रक्रिया में यहाँ पर उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जब कैपिटल एक्युमुलेशन होगा तो ये जो स्थिर पूंजी है, जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ जो है वो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। सी के बढ़ने के कारण वी के घट रही है और सी बढ़ रही है, इस नाते ये हिस्सा बड़ी तेज़ी से नीचे वाला बढ़ेगा। और ये जितनी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि हर में भाग देने वाला हिस्सा है, वो ऊपर वाले हिस्से को घटाएगा। और इस समीकरण के आधार पर उसने सिद्ध किया कि जब कैपिटल एक्युमुलेशन होगा सी का भाग तेज़ी से बढ़ेगा और दूसरे ओर वी का भाग घटेगा। वैसी स्थिति में इसका प्रभाव जो रेट ऑफ प्रॉफिट पर होगा वो नकारात्मक होगा और वो लाभ को गिरा देगा। तो पूंजीपतियों को अब घाटा शुरू होने लगेगा। और यही दूसरी तरफ उसने अपने उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, या जो सोशल थिंकिंग है, या जो उसकी जो है रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रूप है जो सोशलिज्म का, वो समाहित करने का प्रयास किया। और ये कहता है कि जब पूंजीपतियों की संख्या बड़ी छोटी सी होगी और उधर एक रिजर्व आर्मी अनएम्प्लॉयड की हो जाएगी और रेट ऑफ ग्रोथ गिरने लगेगा, तो अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो जाएगा। और इस संकट के उत्पन्न होने का जो आखिरी कदम होगा वो जनता जो हो वो क्रांति कर देगी, रिवोल्यूशनरी हो जाएगी और पूंजीवाद का नाश हो जाएगा। और उसके स्थान पर एक नई अर्थव्यवस्था, एक नई राजनीतिक सिस्टम, जिसको उसने नाम दिया, जो तब अस्तित्व में नहीं थी, कि एक समाजवाद जैसी एक स्थिति आएगी। और एक ऐसी स्थिति जिसमें इस तरह का कोई वर्ग विभेद नहीं होगा। ये जो सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग हैं, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग है, इस तरह का भेदभाव नहीं होगा, सारे लोग एक जैसे होंगे। और इस तरह से एक समतावादी समाज की स्थापना होगी, जिसे उसने समाजवाद का नाम दिया। तो ये उसके आर्थिक विकास के अपने उस सिद्धांत को सारे ऐतिहासिक क्रमों और पूंजीवाद की तमाम विशेषताओं का संदर्भ लेते हुए, और एक तरह से उसने पूंजीवाद के डिके या उसके नष्ट, डिस्ट्रक्शन, और दूसरे तरफ इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म को अपने इस आर्थिक विचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उसने किया। और
जिन परिस्थितियों में मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया, उन परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि समाज में समता का भाव आए और एक समाजवादी रूप जो राजनीतिक व्यवस्था वो ले। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि अपने पूरे दर्शन को, अपने पूरे ऐतिहासिक ज्ञान को और अर्थशास्त्र या आर्थिक घटनाओं का सहारा ले करके उसने एक तरह से अपने उस राजनीतिक जो उसका ध्येय था समाजवाद लाने का, उसको अपने इन सिद्धांतों के माध्यम से जनता के समक्ष लाने का प्रयास किया। मार्क्स की एक बहुत बड़ी देन माना जा सकता है कि उसने इस सारी प्रक्रिया में जो एक तरह से राजनीतिक है, जो एक तरह से सामाजिक है, उसमें उसने आर्थिक विचारों को ज़्यादा महत्व दिया और आर्थिक घटनाओं को ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया। और इस प्रकार से इन आर्थिक घटनाओं के आधार पर उसने पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जाने का एक रास्ता अपने इस आर्थिक विकास के सिद्धांत के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। तो ये बहुत थोड़े से शब्दों में एक क्रम से हमने आपको मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इसके विभिन्न बिंदुओं पर अलग से बड़े लंबे विश्लेषण हो सकते हैं और प्रयास करेंगे कि हम आगे कहीं इसको उस रूप में देखेंगे और हम बहुत संक्षेप में इसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जो हमारे पास अब समय बहुत कम है, बस केवल हम नाम उल्लेख कर सकते हैं, और वो ये है कि मार्क्स का ये सिद्धांत कहा जाता है कि ये स्टैटिक स्थिति में जब इस चीज़ें सारे स्थिर हैं वैसी स्थिति में तो लागू हो सकता है, लेकिन डायनेमिक स्थितियों में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायनेमिक स्थितियों में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं या व्यवस्थाओं या राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन कर लिए जाते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो उसने मशीनरी को ये दिखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट को ये बढ़ाएगी, कहा जाता कि ऐसा सदैव नहीं होता और मशीनरी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करती है। तो ये धारणा एक तरह से बहुत सही नहीं मानी जा सकती। और तीसरा ये कहा जाता है कि जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में है, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। मार्क्स ने गवर्नमेंट के रोल को इसमें कहीं सम्मिलित नहीं किया, अन्यथा अगर गवर्नमेंट के रोल को सम्मिलित किया जाए तो जो जिस तरह की कमियां वो तमाम दिखा रहे थे शोषण वगैरह की, उसे सुलझाया जा सकता है। और एक जो प्रेडिक्शन उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद नष्ट हो जाएगा, तो कहा गया कि इतने आसानी से पूंजीवाद नष्ट नहीं होता और हुआ भी नहीं। व्यवहार में अगर हम देखें तो देश की विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवाद अपने रूप में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। ये ज़रूर है कि पूंजीवाद की कमियों को उन्होंने, जिन कमियों का इशारा था मार्क्स का, उन कमियों को उन्होंने उससे हटा लिया और उसके हटने के बाद ही पूंजीवाद जो है वो रह पाया है। और फिर अंतिम जो समाजवाद की स्थिति है वहाँ भी हमने देखा